हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए आज एडगेट अभ्यास पुस्तिका जिसमें 3 विषय हैं, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। बच्चों, हम आपके लिए विषय विज्ञान लेके आए हैं। विषय विज्ञान किस क्लास का है? कक्षा 8 का। इसके पहले बच्चों हमने आपको विज्ञान के जो कुछ अध्याय बता दिए थे। कौन कौन से अध्याय बता दिए थे आपको? अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, अध्याय 2 सूक्ष्म जीव एवं शत्रु, अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, अध्याय 4 धातु एवं अधातु और अध्याय 5 आपको हमने कोयला और पेट्रोलियम। इस प्रकार ये 5 अध्याय आपको हमने इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बच्चों आपके लिए पाठ 6 दहन एवं ज्वाला लेके आए हैं। इसके प्रश्न उत्तर हैं जो अति उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है यहाँ पे जो आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में, इन्हें हम आपको समझाएंगे। बच्चों, इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। आपको इसी अभ्यास पुस्तिका से तैयारी करना है। और देखिए बच्चों, हमने जो प्रश्न है बहुत छोटे रूप में यहाँ पे और छाट के बना के लिखे हैं। आप ध्यान से इन्हें सुनिए और समझिए और अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नोट भी कर सकते हैं। बच्चों देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? नीचे दिए गए पदार्थों में दाहक और अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। जैसे यहाँ पे कुछ लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच और कास्ट कोयला, ये दिए हुए हैं। इनमें से आपको पहचान के बताना है कि कौन सा दाह है। दाह यानी ज्वलनशील, अदाह यानी अज्वलनशील। कौन से जल सकते हैं और कौन से नहीं जल सकते। वैसे बच्चों, आपको यहाँ से ये सभी चीज़ें पता है कि दाह पदार्थ कौन से और अदाह पदार्थ कौन से हैं। दाह मीन्स ज्वलनशील कौन है, अदाह यानी कौन अज्वलनशील है। अभी इन शब्दों को बदल दिया है। दहन यानी होता है जलना और दहन यानी क्या होता है? जलना। तो देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं लकड़ी, कागज और मिट्टी का तेल, कास्ट, कोयला, ये कैसे हैं? ज्वलनशील हैं, ये जल सकते हैं। लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, कांच, ये जल नहीं सकते। तो बच्चों, सबसे पहले जो प्रश्न का है दहन किसे कहते हैं, तो हम दहन के बारे में बताएं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ किसके साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? दहन कहलाता है। अब दाह्य पदार्थ कौन से हो गए? कागज, लकड़ी, मिट्टी, तेल, कोयला। दाह्य मीन्स कागज भी जल सकता है, लकड़ी भी जल सकती है, मिट्टी, तेल भी जल सकता है और कोयला आदि। अदाह्य पदार्थ कौन से हो गए? लोहे की कीलें, पत्थर, कांच आदि, ये ज्वलनशील नहीं, ये जल नहीं सकते। तो बच्चों, आपको प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे समझ आया होगा कि प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों आपके लिए हम प्रश्न क्रमांक 2 लेके आ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, ऊष्मीमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बच्चों, आप इस प्रश्न के उत्तर को अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 में देख सकते हैं, खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसका उत्तर हमने क्या बताया है। इसका उत्तर है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। क्या है? फिर से देखिए एक बार। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन, किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन यानी पूरा दहन, पूरे जलने से या पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। फिर इसके बाद देखिए, ईंधन के ऊष्मीमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? किलोजूल, जिसे संकेत में केजे कहते हैं, प्रति केजी, केजी मीन्स किलोग्राम। तो इसका ऊष्मीमान क्या हो गया?
किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता? तो बच्चों इसका उत्तर है कागज का जलन ताप लकड़ी के अपेक्षा कम है। जो कागज होता है उसका जलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कैसा है, कम है, इसलिए वह जल्दी आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसके बाद बच्चों देखो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का क्या कह रहा है प्रश्न बच्चों, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है? तो बच्चों इसका उत्तर आप विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 में खोज सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो हमने इसका उत्तर क्या बताया है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है। क्या कह रहा है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में, यानी जो मोटरसाइकिल जो गाड़ी चलाते हैं हम, उसमें हम किसका उपयोग करते थे, डीजल या पेट्रोल का। लेकिन अब डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब कौन स्थान ले रही है, सीएनजी। सीएनजी मीन्स होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी जो होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी के उपयोग से वायुमंडल एवं ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस प्रश्न को। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब कौन लेने लगी है, सीएनजी। सीएनजी मीन्स होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी के उपयोग से वायुमंडल और ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 5 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। जो आदर्श ईंधन होता है उसके लक्षण लिखना है हमें। आप इसको अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पे देख सकते हैं। देखिए बच्चों इसका उत्तर हमने क्या बताया है, आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण क्या है, अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो जाता है। कोई भी ईंधन, जैसे ईंधन का उपयोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, या अन्य बहुत से उपयोगों में इसका अन्य चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो इसका हमने क्या बताया, पहला लक्षण अच्छा ईंधन वह है जो सहजता है, सरलता से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा बताया यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। इसके बाद यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। कौन, आदर्श ईंधन। और ऐसा ईंधन, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक क्या आता है, 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, लिखिए। और तो बच्चों अम्ल वर्षा, जो अम्लीय वर्षा, इसको अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। जो क्या होता है, जो अम्लों के साथ वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। अब देखिए अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, हमने कारण बताया बच्चों, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जो सल्फर है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल, जो वर्षा हो रही है उस वर्षा के जल में घुल जाते हैं। किसके ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। फिर से एक बार इस प्रश्न के उत्तर को हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो फसलों और भवनों
और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। जो विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण या उसे किस प्रकार रोका जा सकता है। बच्चों इसको आप अपनी प्रश्न विज्ञान पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 69 में देख सकते हैं, खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीन्स CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। कौन? विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है, कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, देखिए इसका उत्तर बता रहे हैं हम। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है, कारक क्यों होता है, कारण लिखिए। देखो ईंधन के रूप में यानी कि जो ईंधन होता है उसके रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो इसके हानि के तो बहुत से कारण हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो कारण है हमने आपको बताए। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देखिए। हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों का अर्थ है कि गाँव में, ईंधन के रूप में जो खाना बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है ईंधन, वो किस ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। अधिकतर क्या अधिकांश गाँवों में किसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी का, काय के लिए, ईंधन के रूप में, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, श्वास लेने में कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई उन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताया। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। जो प्रश्न क्रमांक 9 है, इससे पहले बच्चों हम आपसे ये चाहेंगे कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कहा, प्रश्न 9 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो बच्चों हमने ये मोमबत्ती का नामांकित चित्र बना के बताया है, ये आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पे दिया हुआ है। चित्र 6.13 से उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों हमने ये चित्र वहीं से लिए हैं। आप देखिए ये एक मोमबत्ती है और एक ऐसी मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती है, एक ऐसी मोमबत्ती है जलती हुई मोमबत्ती। तो देखो हमने सबसे पहले इसका नाम क्या दे दिए, मोमबत्ती, और ये उसकी लौ है जो आग के रूप में है। तो ये यहाँ से चलिए सबसे वाला ये वाला भाग जो है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है। ये बिना जली, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र है जो कैसा दिखाई देता है, काला। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाइए, ये यहाँ पे जाइए, ये क्या है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। ये क्या लिखे हमने, आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो कैसा दिखाई दे रहा है, पीला ये दे रहा है। उसके बाद सबसे ऊपर देखिए पूर्ण दहन, जहाँ पे पूरा दहन हो रहा है, ये क्या लिखे, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, इसका बाहर वाला क्षेत्र कैसा दिखाई दे रहा है, नीला। इसके बाद देखिए इस साइड हमें तीर नुमा निशान से बताएं, ये सबसे गर्म भाग है, ये वाला, ये जो वाला भाग होगा ये कैसा है, सबसे गर्म। फिर उसके बाद कम गर्म और सबसे कम गर्म भाग यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये किसका नामांकित चित्र बनाया, मोमबत्ती की ज्वाला, जलती मोमबत्ती का एक नामांकित चित्र और उनके नाम बताए हैं। उसके बाद कहा है इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो आप ऐसा बता सकते हैं, इसे क्षेत्र बिना जली मोमबत्ती
सबसे आंतरिक क्षेत्र कैसा कहलाता है? काला। आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला कहलाता है। पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र नीला कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। प्रश्न है दहन यानी जलने के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। दहन का अर्थ होता है जलना। दहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या आवश्यक है? वायु। यदि किसी चीज़ को आप जलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? वायु। तो दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक होती है। वायु के बिना दहन संभव नहीं है। जैसे यदि हम एक मोमबत्ती जलाएं, उस पर एक कांच का गिलास ढक दें तो वह कुछ समय तक, जब तक गिलास के अंदर वायु है, मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही वायु समाप्त होगी, मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी या बुझ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, प्रश्न था दहन के लिए वायु आवश्यक। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं और उसके अंदर क्या रख देते हैं? एक गिलास रख देते हैं। जब तक वो गिलास के अंदर क्या है? वायु है, तब तक मोमबत्ती जलेगी, और वायु जैसी समाप्त होती तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी। एक और उदाहरण बताएं, देखो बच्चों, आप इस उदाहरण का उपयोग भी अपने घर में कर सकते हैं। यदि चूल्हे में लकड़ियाँ अधिक मात्रा में लगा दी जाए, जो चूल्हा होता है उसमें हम लकड़ियाँ बहुत सारी लगा दें एक साथ, तो वह जलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ वायु प्रवेश नहीं कर पा रही है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जलन के लिए वायु आवश्यक है। इस प्रकार बच्चों आपका यह प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारे प्रश्न का उत्तर समझ आ रहा है या इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।